इस वीडियो में हम कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट ओरिएंटेड में क्या होता है? अ मेथड ऑफ सेटिंग प्राइसेस, वो मेथड जिसमें प्राइसिंग को कैसे सेट किया जाता है, दैट टेक इनटू अकाउंट द कंपनीज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव एंड कवर्स इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कॉस्ट ओरिएंटेड। वो मेथड जिसमें प्राइस को तब सेट किया जाता है पहले, जिसमें कंपनी की जितनी भी कॉस्टिंग लगी है प्रोडक्ट बनाने में वो सबको कैलकुलेट कर लें और फिर उसके बाद अपना मार्जिन रखें। ठीक है, तो उसको कॉस्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। तो इसमें ओवरऑल कॉस्ट ओरिएंटेड में यानी कि सबसे पहला जो प्रायोरिटी दी जाती है वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालने पे दी जाती है। इन दिस मार्केटर मेनली टेक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एज द की फैक्टर। इसमें मार्केटर सबसे पहला फैक्टर जो लेता है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेता है कि मेरी कॉस्टिंग कितनी लगी है। डिटरमाइनिंग द इनिशियल प्राइस, उस सबसे इनिशियल प्राइस उसी को चूज़ करता है, बट नॉर्मली ओवरलुक द टारगेट मार्केट्स डिमांड। पर उसके बाद वो मार्केट में डिमांड को भी ऑब्जर्व करता है कि मार्केट में डिमांड कैसी है उसके प्रोडक्ट की। ठीक है, तो फिर अगर तो इसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले हमने जो प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग कवर हो जाए कि हमारा उसमें टोटल कितना पैसा लगा है उस प्रोडक्ट को बनाने में। फिर उसकी डिमांड कैसी है, क्योंकि हो सकता है कि प्रोडक्ट में अगर उसकी डिमांड कम है तो वो प्रॉफिट मार्जिन कम रखेगा, पर अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा भी रख सकता है। तो यानी कि दो चीज़ें इसमें मैटर करती है। सबसे पहले कॉस्टिंग, क्योंकि ये कॉस्ट ओरिएंटेड है तो कॉस्टिंग को सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है। फिर वो डिमांड को देखता है, तो इस वजह से जो कॉस्ट ओरिएंटेड है उसको 3 सब डिवीज़न की गई है उसकी। वो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग एंड ब्रेक इवन प्राइसिंग। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या है? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज कॉस्ट बेस्ड मेथड, जिसमें कॉस्ट को की फैक्टर लिया जाता है फॉर सेटिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसके बाद हम किसी गुड और सर्विसेज के प्राइस सेट करते हैं। दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, ये बहुत कॉमन टाइप का है जिसको सब यूज़ करते हैं कि पहले अपना कॉस्टिंग निकाला, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लिया। ठीक है, तो इन दिस अप्रोच द कॉस्ट एस्टिमेट of a product is made and margin of a profit is added to the determine the price। सबसे पहले उसका प्राइस कॉस्ट निकाली जाती है प्रोडक्ट की, फिर उस पर प्रॉफिट ऐड करके प्राइस सेट कर देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस अगर हमें करना है तो यूनिट टोटल कॉस्ट प्लस डिज़ायर यूनिट प्रॉफिट, कि जितना तुम्हारा कॉस्टिंग हुआ है किसी प्रोडक्ट में, मान लो अगर तुम्हारा 100 रुपये लगा है तो उसके ऊपर तुमने 20 रुपये अपने फ़ायदे के रख लिए, तो तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज़ एडवांटेजियस इन एज इट टेल्स व्हाट प्राइसेस कॉम्पिटिटर आर चार्जिंग इन द मार्केट। इससे पता चलता है कि कॉम्पिटिटर क्या, क्योंकि हमें जब मोटी मोटी कॉस्ट निकल आएगी और फिर एक अंदाज़ा हो जाता है कि इस प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट हो सकती है, तो मार्केट में पता चल जाता है कि कोई मार्केटर कितना प्रॉफिट रख रहा है उस प्रोडक्ट पर। ठीक है, बट इट इग्नोर द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इश्यूज़, पर ये कॉस्ट इशू के रिप्लेसमेंट को भी इग्नोर करता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग तो समझ आ गया होगा आपको कि जिसमें ये सबसे कॉमन है, जिसमें पहले प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाली जाती है और उसमें उसके ऊपर मार्जिन रखा जाता है, प्रॉफिट प्लस किया जाता है। अब है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ अ गुड और सर्विस एंड इट्स जस्ट सेलिंग प्राइस। जो मार्कअप है इसमें डिफरेंस है कॉस्ट और सर्विस के बीच में, कॉस्ट ऑफ अ गुड और सर्विस की कॉस्ट के बीच में और उसकी सेलिंग प्राइस के बीच में। मतलब कोई भी प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो मार्क प्राइस में आता है। दिस
pricing policy is generally adopted by the reseller. इसको कौन यूज़ करता है? रीसेलर्स, who obtain the product from producer or wholesaler use percentage increase on the top of the product cost to arrive. इसमें क्या होता है, जैसे किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे तुमने कोई प्रोडक्ट बनाया, तुमने 10 चॉकलेट बनाई, तुम्हारी 10 चॉकलेट तुम्हें 100 की पड़ी, उसके ऊपर तुमने अपना प्रॉफिट प्राइस रख दिया 20 रुपये, तुमने 120 रुपये की मार्केट में देनी चालू करी। पर कोई रीसेलर है जो इंटरेस्टेड है कि वो तुम्हारी चॉकलेट्स आगे बेचेगा, तुमने वो चॉकलेट्स उसको 120 की दी, तो वो क्या करेगा, उस 120 पे अपना कुछ मार्जिन मार्कअप प्राइस रख लेगा, यानी कि उसको भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो वो उस 120 के ऊपर उसने और 20 रुपये बढ़ा के 140 में चीज़ को आगे बेच दिया। ठीक है, तो ये होता है मार्कअप प्राइसिंग। ठीक है, अब ब्रेक इवन प्राइस, इसमें क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समझना। ब्रेक इवन प्राइस होता है वो प्राइस जिसमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी कि जैसे अगर 100 रुपये की तुमने चॉकलेट बनाई है तो तुम्हें 100 रुपये पूरे मिल जाए, ना तो तुम्हें फ़ायदा हुआ ना तुम्हें नुकसान हुआ, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग कौन करता है, जैसे मान लो किसी को सोशल वर्क करना है, एज अ वॉलंटियर अपना मतलब कुछ सामान बांटना है, तो जब हम सोशल वर्क कर रहे हैं या एज अ वॉलंटियर सामान बांट रहे हैं, तो ऐसे में हम अपना प्रॉफिट नहीं देखते, हम क्या करते हैं, एक सिर्फ नो लॉस नो प्रॉफिट के बेसिस पे सामान को आगे दे देते हैं। ठीक है, तो उसको ब्रेक इवन प्राइस कहते हैं। इसमें इसका भी एक न्यूमेरिकल आता है, इसमें क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अच्छा चलो ये मैं ब्रेक इवन प्राइस को बताती हूँ कैसे करते हैं। अब देखो, जो ब्रेक इवन प्राइस है, ब्रेक इवन प्राइस, अब जैसे तुमने 100 रुपये की चॉकलेट बनाई, अब तुम्हें ये 10 लोगों को बांटना है। ठीक है, अब तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें सिर्फ 100 रुपये वापस मिल जाए, जितना पैसा तुम्हारा लगा है। ठीक है, तो तुमने क्या करा, इस 10 को 100 से डिवाइड कर दिया, तो यानी कि हर बंदे से तुम्हें 10-10 रुपये लेने हैं। 1 मिनट। ठीक है, हर इंसान से तुम्हें 10-10 रुपये लेने हैं, तो तुम्हारे 100 रुपये इकट्ठे आ जाएंगे तुम्हारे पास। पर अब इस फॉर्मूला में हमारा क्या है कि इन्होंने कहा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब ये क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी 100 रुपये हो गई। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो हमारी कितनी थी, 10 रुपये। ठीक है, पर अब ये वेरिएबल कहाँ से आ गया, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग तो ऐसी निकल गई। तो अब सोचो, एक केस लेते हैं, तुमने चॉकलेट बनाई। ठीक है, तुमने जो है 900 रुपये की चॉकलेट बनाई है। ठीक है, पर तुमने ये चॉकलेट अकेले नहीं बनाई, तुमने ये चॉकलेट किसी की हेल्प से बनाई है, जिसको तुमने 100 रुपये की पेमेंट करी। पर अब तुम्हारी कॉस्टिंग क्या हो गई 1000 रुपये। भाई पहले तुमने देखा चॉकलेट में 900 रुपये लगे हैं, पर अगर तुम 900 रुपये के हिसाब से लोगों से पैसे कलेक्ट करोगी तो तुम्हें 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो पहले 900 रुपये को, मान लो तुम एक चॉकलेट 10 रुपये की दे रही हो, तो तुम इसको सीधे सीधे से डिवाइड कर देती, तो तुम्हारी कॉस्टिंग निकल आती पर पर्सन। पर अब तुम्हारी में ये 100 रुपये क्या हो गया, वेरिएबल प्राइस हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो 100 रुपये हैं वो भी तुम्हें इस कॉस्टिंग में ऐड करने हैं। तो अब तुम्हारा जो ये 10 रुपये की जो चॉकलेट तुम देना चाह रही थी, वो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, ताकि तुम्हें पूरे 1000 रुपये मिल सके अपने वापस। तो इसलिए इस फॉर्मूला में टोटल फिक्स
कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को उसमें से माइनस करके उससे डिवाइड कर देते हैं। एक न्यूमेरिकल है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो न्यूमेरिकल देखो ये है, इफ़ फिक्स्ड एक्सपेंसेस इन अ प्रोडक्शन यूनिट आर 54,000, किसी प्रोडक्शन में जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो 54,000 लगे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 है। तो हमें BEP बताना है, ब्रेक इवन प्राइस बताना है। ठीक है, तो ब्रेक इवन प्राइस के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन में है टोटल फिक्स प्राइस हमारा कितना दिया उन्होंने, 54,000। ठीक है, अपॉन में हमारा ये क्या था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो है हमारा 20। ठीक है, और वेरिएबल जो है वो है हमारा -15। ठीक है, अब देखो हम इस क्या करेंगे, 20 में से 15 गए, बचे 5, और अपॉन में ऊपर 54,000 है, उसको इससे काट देंगे, 5 × 5, फिर 5 × 8 = 40, और फिर है 2 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो अब देखो ये रहा। तो ये देखो हमारा जो इन्होंने करा है कंट्रीब्यूशन पर टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट और माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो उसको सॉल्व करके हमारा 54,000 20 - 15 करके हमारा 10,800 यूनिट आ गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस इफ़ ब्रेक इवन आउटपुट इज़ ब्रॉट डाउन टू 6,000 यूनिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हमारा ब्रेक इवन आउटपुट जो है वो 6,000 नीचे हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो था हमारा, उसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा टोटल फिक्स्ड यूनिट जो था वो हमारा 54,000 है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6,000 है, उसको आपस में डिवाइड किया तो आ गया 9। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो हमारा कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन जो था वो 9 है हमारा। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो हमारा कितना था वो हमें निकालना है, और वेरिएबल हमारा ये था 15 था ना, तो ये जो 9 इधर है, जो -15 है वो 9 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, 9 और 15 24, तो ये हमारा 24 आ गया। इसको मैं लिख के बता देती हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। देखो इन्होंने कहा था कि हमारा जो टोटल फिक्स प्राइस है वो 54,000 था, जो कि 6,000 कम हो गया। तो इन्होंने कहा तब हमारा जो सेलिंग प्राइस है तब कितना होगा। तो अब सेलिंग प्राइस भूल जाओ कि हमें इन्होंने 20 रुपये दे रखा था, अब ये हमें पूछ रहे हैं दोबारा 6,000 कम होने पे कितना होगा। तो ये देखो 30 से ये 30 कट हो गए, और 6 9 = 54, तो 9 आ गया। ठीक है, तो जो 9 है हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया।
ठीक है। तो अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल प्राइस को माइनस करके। सेलिंग प्राइस तो अब इन्होंने हमसे नए पूछे हैं तो वो तो हमें नहीं पता। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस, ठीक है, इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा 9 है, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता और वेरिएबल प्राइस हमारा 15 हमें गिवन था। तो -15 9 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 + 15, एक मिनट, इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस इक्वल टू SP, यानी कि SP जो है वो 24 हो गया हमारा। तो नया सेलिंग प्राइस हमारा 24 हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बता रही हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।